चलिए ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी आओ। चलिए बच्चों, सो विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 21। चैप्टर 21 डील्स विद व्हाट बेटा? हमारे नोट्स के हिसाब से जो चैप्टर 21 है वो किससे डील करता है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हम आईबीसी 2016 के बहुत सारे प्रोविजंस पढ़ने वाले हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं ये पूरा टॉपिक एकदम अच्छे से रिवाइज करवाने वाला हूँ। ठीक है, नाउ ध्यान से देखिए बच्चों। सो द प्रोसीजर, तो ये चैप्टर जो है सबसे पहले आईबीसी 2016। अगर आपसे कोई पूछे कि आईबीसी 2016 को क्यों बनाया गया था, आपका जवाब क्या होगा? क्यों बनाया गया था? व्हाट वाज द इंटेंशन? टू रिजॉल्व द इंसॉल्वेंसी इन टाइम बाउंड मैनर। कंपनी की इंसॉल्वेंसी को क्या किया जाए? रिजॉल्व किया जाए एक टाइम बाउंड मैनर में, समय पे, एकदम जल्दी। और दूसरा अगर इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व नहीं होती, अगर क्या नहीं होती बच्चों? अगर मान लीजिए इंसॉल्वेंसी क्या नहीं होती, इन केस इंसॉल्वेंसी डज नॉट रिजॉल्व, तो इस कोड के अंदर क्या है? एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? कंपनी को टाइम बाउंड मैनर में ही हम क्या कर सकते हैं? लिक्विडेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, तो सबसे पहली चीज जो है वो है इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है। सो जब एक इंसान अपने उधार को चुका नहीं पाता, जब एक इंसान क्या नहीं कर पाता? अपने डेट्स को क्लियर नहीं कर पाता, हम ये मानते हैं कि वो इंसान क्या हो चुका है? इंसॉल्वेंट हो चुका है। इज दैट क्लियर? दूसरा, व्हाट इज बैंक्रप्सी? सो जब कोई इंसान इंसॉल्वेंट होता है, जब कोई इंसान क्या होता है? इंसॉल्वेंट होता है, तो उसके जो क्रेडिटर्स हैं, जो उसके कौन है, वो उसके खिलाफ क्या करते हैं? क्रेडिटर्स जो हैं वो उसके खिलाफ कोर्ट जाते हैं। या अब तो कोर्ट का सिस्टम है नहीं आईबीसी के अंदर, उसके क्रेडिटर कहां जाते हैं? एनसीएलटी जाते हैं। और एनसीएलटी जाकर उस इंसान के खिलाफ क्या करते हैं? केस फाइल करते हैं। ठीक है, या फिर उस इंसान के खिलाफ एप्लीकेशन फाइल करते हैं। क्यों एप्लीकेशन फाइल करते हैं? कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को क्या करने के लिए? शुरू करने के लिए। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। अगर एग्जाम में आए तो जब तक आप इंसॉल्वेंट नहीं होंगे तब तक बैंक्रप्सी की प्रोसीजर आपके अगेंस्ट शुरू नहीं होती। और आपको कब मान लिया जाता है आप इंसॉल्वेंट हो चुके हैं इस कोड के अंदर? एग्जैक्टली जब आप डेट को रीपे करने में क्या करते हैं? डिफॉल्ट करते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, उसके बाद सबसे पहला चीज, क्या इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 को ओवरराइडिंग इफेक्ट मिलता है? डज आईबीसी 2016 गेट्स ओवरराइडिंग इफेक्ट? तो बच्चों, इनोवेटिव इंडस्ट्रीज वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक का केस था, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस मोनेट्स इस्पात एंड एनर्जी। इन दोनों के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि अगर कोई भी लॉ है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई लॉ है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी लॉ है, जिसके प्रोविजन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड से इनकंसिस्टेंट है, जिसके प्रोविजन क्या है बच्चों? आईबीसी 2016 से क्या है बच्चों? इनकंसिस्टेंट हैं। हमेशा याद रखिएगा, उन सारे केसेस में आईबीसी 2016 को ओवरराइडिंग इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, सो कोर्ट का कोई डिसीजन, इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दे दिया है तो बच्चों वो कोई भी डिसीजन मायने रखने वाला नहीं है। व्हाट मैटर्स इज द प्रोसीडिंग्स अंडर आईबीसी 2016। उसके बाद बच्चों ध्यान से देखिए, अच्छा, अब आईबीसी प्रोविजन किसके, आईबीसी 2016 किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? तो सबसे पहली बात, आईबीसी के प्रोविजन तब एप्लीकेबल होते हैं जब एक डेटर, अब डेटर कॉर्पोरेट डेटर भी हो सकता है, डेटर क्या हो सकता है? और इंडिविजुअल भी हो सकता है और फर्म भी हो सकता है, राइट? तो आईबीसी के प्रोविजन जो है वो आपके पर कब एप्लीकेबल होते हैं? जब मिनिमम डिफॉल्ट का जो अमाउंट हो वो कम से कम कितने करोड़ का हो? 1 करोड़ का अमाउंट हो। याद है आप सबको? 1 करोड़ का अमाउंट अगर आपने डिफॉल्ट किया है तो आईबीसी 2016 के अंदर आपका क्रेडिटर जो है आपके खिलाफ कहां जा सकता है? एनसीएलटी का दरवाजा खटखटा सकता है। लेकिन इसमें एक चीज याद रखिए, कंपनी के लिए और एलएलपी के लिए, कंपनी के लिए और एलएलपी के लिए, या फिर कोई भी एंटिटी, कंपनी का मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड एंटिटी, एलएलपी मतलब एलएलपी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड एंटिटी,
या फिर कोई भी दूसरी एंटिटी जो सेपरेट लीगल एंटिटी और लिमिटेड लाइबिलिटी का स्टेटस एंजॉय करती है, वो किसी भी एक्ट के अंदर अगर फॉर्म हुई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर आप क्या कर सकते हैं, एनसीएलटी जा सकते हैं। और हमेशा याद रखिए, एनसीएलटी इज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर कॉर्पोरेट पर्संस। कॉर्पोरेट पर्सन मतलब कंपनी, एलएलपी या फिर कोई भी दूसरी एंटिटी जो सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस एंजॉय करती, भले वो किसी भी लॉ के अंदर क्या है, रजिस्टर्ड है। सो फॉरेन की कंपनीज जो इंडिया में बिजनेस करती हैं, क्या उनको भी हम कॉर्पोरेट पर्सन मान सकते हैं? जी हाँ। सो कॉर्पोरेट पर्सन की अगर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स हैं तो वो कहां पे जाती है? एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी के डिसीजन से इफ यू आर नॉट हैप्पी यू गो टू एनसीएलटी, एंड देन एनसीएलटी के डिसीजन से भी इफ यू आर नॉट हैप्पी यू गो टू सुप्रीम कोर्ट। इज एवरीवन विथ मी? ओके। इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स, इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड फर्म, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या है? डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के डिसीजन से इफ यू आर नॉट हैप्पी यू अप्रोच टू debt recovery appellate tribunal, and if you're not happy with the decision given by debt recovery appellate tribunal you approach to the Supreme Court. Is that clear? Sorry, whatever is written in law we cannot breach that. So अगर law बोलता है कि यहाँ पे NCLT जाओ तो यहाँ पे आपको कहाँ जाना है? NCLT जाना है। law बोलता है यहाँ पे DRT जाओ तो अपने को वहां पे कहाँ जाना है? DRT जाना है। ठीक है। Now सैलिएंट फीचर ऑफ एनसीएलटी, ये जो एक्ट है आईबीसी 2016, इसके सैलिएंट फीचर्स क्या हैं? इसके सैलिएंट फीचर ये हैं कि सबसे पहला, फास्ट वे में, इजी वे में क्रेडिटर्स क्या कर सकते हैं? अपने डेट्स को रिकवर कर सकते हैं। यस और नो बच्चों? उसके बाद इस एक्ट के अंदर एजेंसीज कौन कौन सी, कोई मुझे बता सकता है? व्हाट आर द एजेंसीज दैट हैव बीन फॉर्म्ड अंडर द एक्ट? सबसे पहला है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स। यस और नो? उसके बाद है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। यस और नो? उसके बाद है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके। उसके बाद क्या है बच्चों? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के बाद क्या है? इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। इंफॉर्मेशन, ये एजेंसीज हैं एक्ट के अंदर। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, इज द, और बाकी ये सब क्या है? आईबी, आईपी, ये सब क्या है? सपोर्टिंग एजेंसीज हैं जो आईबीसी को क्या करती हैं? सपोर्ट करती हैं। ठीक है। उसके बाद डेटर्स के बिजनेस को कौन चलाता है? डेटर्स के बिजनेस को कौन चलाता है? इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल चलाता है। यस और नो? उसके बाद ध्यान से देखिए बच्चों, ना छोड़ दीजिए, कम टू डायरेक्टली। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट के? दो ऑब्जेक्टिव है। पहला, अच्छा इस एक्ट के दो ऑब्जेक्टिव है कि पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? डेट्स को रिकवर करना। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? डेट्स को रिकवर करना। किसके डेट को? कॉर्पोरेट डेटर के डेट्स को क्या करना? रिकवर करना इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। लेकिन अगर मान लीजिए डेटर की डेट, अच्छा डेटर की डेट रिकवर करना और ये इंश्योर करना कि डेटर का बिजनेस चलता रहे, ये इंश्योर करना कि डेटर का बिजनेस चलता रहे, ये एक्ट का क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव है। लेकिन अगर इसमें हमें सफलता नहीं मिली, अगर हमको इसमें सफलता नहीं मिली तो व्हाट इज द सेकंड स्टेज? इस एक्ट के अंदर दूसरा स्टेज क्या है? दूसरा स्टेज ये है इस एक्ट के अंदर कि आप डिसॉल्व कर दीजिए। क्या कर दीजिए? लिक्विडेशन प्रोसेस शुरू कीजिए। क्या शुरू कीजिए? लिक्विडेशन प्रोसेस। तो पहला है सेम, पहला इज टू रियलाइज द डेट्स। दूसरा क्या है? अगर वहां से वो नहीं होता तो यू कैन वाइंड अप द कंपनी आराम से या स्पीडी मैनर में? स्पीडी मैनर में यू हैव टू वाइंड अप। चलिए, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मैंने आपको बताया। नाउ हु इज अ कॉर्पोरेट पर्सन? मैंने आपको बताया कंपनी, एलएलपी या फिर कोई भी एंटिटी जो किसी भी लॉ के अंदर क्या हुई है? फॉर्म हुई है, सेपरेट एंटिटी और लीगल लिमिटेड लायबिलिटी का स्टेटस एंजॉय कर रही है। कॉर्पोरेट डेटर और कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, तो बच्चों मैंने आपको ये भी बताया कि बच्चों कॉर्पोरेट डेटर इस एनसीएलटी मतलब ये आईबीसी 2016 के अंदर अगर कॉर्पोरेट डेटर जिसने डिफॉल्ट किया है वो अगर चाहे तो खुद भी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस शुरू कर सकता है। सेक्शन 10 के अंदर, किसके अंदर बच्चों? याद रखना, 7 is financial creditor, 8 and 9 operational creditor, 10 is corporate debtor itself। ये तीन सेक्शन आपको याद रखने चाहिए। ठीक है। नाउ सो कॉर्पोरेट डेटर के केस में कौन अप्लाई करेगा एनसीएलटी को कि भाई मेरी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग आप कीजिए? कौन अप्लाई करेगा? सो कॉर्पोरेट डेटर अगर कंपनी है तो जो बंदा कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करता है वो मतलब कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर कॉर्पोरेट डेटर एलएलपी है तो जो भी पार्टनर ऑथराइज्ड है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एलएलपी। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एलएलपी का अग्रीमेंट, एलएलपी के एग्रीमेंट से जो भी पार्टनर क्या है?
ऑथोराइज्ड है वो क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, या फिर कोई भी इंसान जो कंपनी या एलएलपी के अफेयर्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है, वो क्या कर सकता है बच्चों, कॉर्पोरेट डिटर के बिहाफ पे क्या कर सकता है, एनसीएलटी में एप्लीकेशन डाल सकता है। नाउ हु इज फाइनेंशियल क्रेडिटर, कौन है फाइनेंशियल क्रेडिटर? द वन टू होम फाइनेंशियल डेट इज ओड, एक ऐसा बंदा जिसको हमें क्या पे करना है, एक ऐसा इंसान जिसको हमें फाइनेंशियल डेट पे करना है। ही इज होम बच्चों क्या बोलते हैं उसको, फाइनेंशियल क्रेडिटर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल डेट, क्या कोई मुझे बता सकता है? प्लीज नोट्स मत देखिएगा, मुझे अपने दिमाग से बताइएगा। हम लोगों ने एक शॉर्ट फॉर्म भी डेवलप किया था, इफ यू रिमेंबर। नहीं नहीं नहीं, हम लोगों ने कोई तो एक बहुत अच्छा शॉर्ट फॉर्म डेवलप किया था फाइनेंशियल डेट के लिए। हाँ, किसी को याद है? फाइनेंशियल डेट के लिए हम लोगों ने एक बहुत प्यारा सा शॉर्ट फॉर्म डेवलप किया था। यस, आर आर जी एफ, एच बी डी, एम सी डी, क्या था? राम कली गर्लफ्रेंड तो अच्छी है बट स्टूपिड है, कुछ तो ऐसा था क्या? क्या था जल्दी बताना। मैं पावर बता रहा हूं आपको, वो शॉर्ट फॉर्म्स की पावर क्या है। आर आर, राधा गर्लफ्रेंड है बट दिन में चुड़ैल दिखती है। यस और नो बच्चों, राधा गर्लफ्रेंड है पर दिन में क्या दिखती है? सो फाइनेंशियल डेट का मतलब क्या है, राधा गर्लफ्रेंड है, दिन में चुड़ैल दिखती है। थैंक यू मानवी। सो आर फॉर रियल एस्टेट के बायर्स, याद है आप सबको? ओके। जी फॉर, अरे जी फॉर गारंटी और इंडेमनिटी, काउंटर गारंटी एंड काउंटर इंडेमनिटी ऑब्लिगेशन, याद है आप सबको? ओके। उसके बाद एफ फॉर, व्हाट वाज एफ? फाइनेंशियल नहीं, फॉरवर्ड सेल अग्रीमेंट। फॉरवर्ड सेल अग्रीमेंट के अगर अंदर अंदर हमें कुछ मिला है, एडवांस मिला है, ठीक है, तो राधा गर्लफ्रेंड। एच इज व्हाट? एच क्या था? हायर परचेज, कैपिटल लीज, फाइनेंशियल लीज के अंदर अगर आपको पैसे देने हैं, ओके, राधा गर्लफ्रेंड है। बट बी फॉर, यस, मनी दैट यू हैव बोरो अगेंस्ट इंटरेस्ट, मनी बोरोड अगेंस्ट इंटरेस्ट, यस, ये हो गया बी। बट दिन, डी फॉर, अरे बी वॉज फॉर बिल्स रिसीवेबल रे बाबा, सॉरी, बी वॉज फॉर, बी वॉज बिल्स रिसीवेबल, एक बार चेक करना। ओके। उसके बाद डी वॉज फॉर डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन के अंदर अगर आपको कुछ पैसे देने हैं तो वो। बट दिन में, एम फॉर, एम क्या था बच्चों? मनी बोरोड अगेंस्ट इंटरेस्ट, ओ भाई, मनी बोरोड अगेंस्ट इंटरेस्ट इज इन एम। बी इज फॉर बिल्स रिसीवेबल। ओके, दिन में चुड़ैल, सी वॉज, और सी क्या था? सी क्या था? दिन में चुड़ैल दिखती है, सी क्या था? यस, क्रेडिट फैसिलिटी, आपको फिजिकल फॉर्म में मिलती है या फिर इलेक्ट्रॉनिक या डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में मिलती है। चुड़ैल दिखती, डी वाज फॉर व्हाट? एक डी का डेरिवेटिव हो गया, और क्या था डी? डिबेंचर्स वगैरह, डिबेंचर या डिपॉजिट्स या कोई दूसरी सिक्योरिटी इश्यू करके अगर आपने क्या लिए हैं, पैसे लिए, हाँ, वो बिल रिसीवेबल के अंदर आ गया ना। बिल बिल जो डिस्काउंट होते हैं, जब बिल रिसीवेबल को हम डिस्काउंट कराते हैं तो वो बी के अंदर आ गया। सो राधा चुड़ैल है बट दिन में, नहीं सॉरी, राधा गर्लफ्रेंड है बट दिन में चुड़ैल दिखती। इज दैट क्लियर? सो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका फाइनेंशियल डेट्स, ठीक है। अगर आप पैसे उधार पे लें, अगर आप, आपको किसी ने, आपके बिहाफ पे किसी ने गारंटी या इंडेमनिटी दी थी, उसने गारंटी और इंडेमनिटी पे कर दिया, तो अब आपको उसको पे करना है। देन आपने सेल के अगेंस्ट एडवांस में कुछ पैसे लिए हुए हैं। देन डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपने ट्रेड किया है, उसके अंदर ऑब्लिगेशंस हैं। रियल एस्टेट, अगर आपने अगर आपने फ्लैट खरीदने के लिए पैसे एडवांस दिए हैं और सामने वाले ने अभी तक आपको फ्लैट दिया नहीं है, तो वो भी क्या है बच्चों? रियल एस्टेट कंपनी के ऊपर वो भी क्या है? फाइनेंशियल डेट है। वेरी नाइस। नेक्स्ट देखना बच्चों। उसके बाद हु इज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल? जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया
और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के साथ रजिस्टर्ड है एज अ मेंबर, ठीक है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी किसके साथ रजिस्टर्ड होती है? इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड होती है, ठीक है। नाउ उसके बाद इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट, इसका मतलब क्या है? तो बच्चों लिक्विड आपका इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जब अपॉइंट होता है तो वो कंपनी के बिजनेस को चलाने के लिए क्या करता है? इंटरिम फाइनेंस लेता है। सो इंटरिम फाइनेंस प्लस इंटरिम फाइनेंस का कॉस्ट प्लस इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को जो हमको क्या देनी है? फीस देनी है। उसके बाद इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो आपका बिजनेस चला रहा है तो उसका जो खर्चा हुआ है प्लस गवर्नमेंट का अगर कुछ खर्चा हुआ है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग को क्या करवाने में? फैसिलिटेट करवाने में, अगर गवर्नमेंट ने कुछ अपनी जेब से पैसा खर्च किया है। और लास्ट में कोई दूसरा कॉस्ट जो रूल्स के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? प्रिस्क्राइब कर सकती है, ठीक है। लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट क्या है बच्चों? लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट, जिस डेट को लिक्विडेशन क्या होती? कमेंस होती है। कौन सी डेट है ये? जिस डेट को एनसीएलटी क्या करता है? लिक्विडेशन का ऑर्डर पास करता है, ठीक है। नाउ लिक्विडेटर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो किसकी ड्यूटी डिस्चार्ज करता है? लिक्विडेटरी ड्यूटी डिस्चार्ज करता है। अच्छा, सेक्शन 6, नाउ आई विल स्टार्ट विद सेक्शन 6। सेक्शन 6 क्या बोलता है? ऐसे कौन से लोग हैं? अब ध्यान से देखो, मैं 6 7 8 9 सारे 6 7 8 9 10 ये पांचों सेक्शन में एक साथ करवाऊंगा, तो सारे लोग प्लीज कान खोलकर ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। तो बच्चों सेक्शन 6 के अंदर है कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। सो कौन शुरू कर सकता है? फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर या फिर कॉर्पोरेट डेटर हिमसेल्फ। सेक्शन 6 खत्म। सेक्शन 7 फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है वो कैसे शुरू करेगा? फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है वो कैसे शुरू करेगा इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस? द वेरी फर्स्ट थिंग इज डिफॉल्ट होना चाहिए। सबसे पहले क्या जरूरी है? कॉर्पोरेट डेटर ने क्या करना है? द वेरी फर्स्ट थिंग इज कॉर्पोरेट डेटर शुड कमिट अ डिफॉल्ट। पॉइंट नंबर 1, जैसे ही कॉर्पोरेट डेटर डिफॉल्ट करता है, कम से कम कितने रुपए का डिफॉल्ट होना चाहिए? 1 CR का। जैसे ही कॉर्पोरेट डेटर क्या करेगा? द मोमेंट कॉर्पोरेट डेटर कमिट्स अ डिफॉल्ट, क्या करेगा बच्चों? नहीं, डिफॉल्ट के बाद फाइनेंशियल क्रेडिटर क्या करेगा? प्रिस्क्राइब फॉर्म में। कौन से फॉर्म में बच्चों? प्रिस्क्राइब फॉर्म में प्रिस्क्राइब फीस के साथ कहां पे एप्लीकेशन देगा? एनसीएलटी को एप्लीकेशन देगा। और बच्चों जब वो एप्लीकेशन देगा तो एनसीएलटी को जब एप्लीकेशन देगा फाइनेंशियल क्रेडिटर, तो एनसीएलटी को जब एप्लीकेशन देगा तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करेगा बच्चों? चलिए, सबसे पहला तो आपको ये बताना है, सबसे पहला आपको ये बताना है कि कौन सा आए डिफॉल्ट का प्रूफ देना ना। द वेरी फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू प्रूव डिफॉल्ट, रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट देना है। प्लस रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट जो अवेलेबल है, किसके रिकॉर्ड में अवेलेबल है? इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के रिकॉर्ड में अवेलेबल है। अगर इसके अलावा कोई और एविडेंस है आपके पास, इसके अलावा अगर आपके पास कोई और एविडेंस है तो उसकी जानकारी दे दो। उसके बाद इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की जानकारी दे दो। और आपके बैंक स्टेटमेंट्स, किसके बैंक स्टेटमेंट? आपके बैंक स्टेटमेंट जो ये दिखाते हैं कि आपको सामने वाली पार्टी से कोई भी पेमेंट एक्सेप्ट या कोई भी पेमेंट मिला हुआ नहीं है। इज दैट क्लियर? तो आप एप्लीकेशन देखो, किसको एप्लीकेशन दोगे? आप एप्लीकेशन दोगे एनसीएलटी को। चलिए, तो आप एप्लीकेशन दोगे, किसको दोगे एप्लीकेशन? आप एनसीएलटी को एप्लीकेशन दोगे। अब आपका एप्लीकेशन एनसीएलटी के पास गया है, 14 दिन का टाइम लगाती है एनसीएलटी। कितने दिन का टाइम लगाती है? 14 दिन के अंदर एनसीएलटी आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी कर सकती है, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी कर सकती है। बट जो भी एनसीएलटी को करना है वो एनसीएलटी कितने दिन के अंदर करती है? whatever NCLT wants to do it does within 14 days, right? So 14 days के अंदर अगर आपका एप्लीकेशन परफेक्ट है, अगर सच में डिफॉल्ट हुआ है और इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है, एनसीएलटी एक्सेप्ट करेगी 14 दिन के अंदर। और एनसीएलटी अपना डिसीजन कितने के अंदर कम्युनिकेट करती है? 7 डेज के अंदर दोनों पार्टीज को कम्युनिकेट करती है। इज दैट क्लियर? दूसरा, अगर एनसीएलटी को लगता है कि डिफॉल्ट नहीं है, या फिर एनसीएलटी को लगता है कि एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, या फिर एनसीएलटी को लगता है कि इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन क्या है? पेंडिंग है। किसका डिसिप्लिनरी एक्शन? उनकी एजेंसी का, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी का कोई डिसिप्लिनरी एक्शन पेंडिंग है।
तो इस केस में एनसीएलटी 14 दिन के अंदर बताएगी, मतलब 14 दिन के अंदर डिसाइड करने के बाद आपको बताएगी कि उन्होंने आपका एप्लीकेशन क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे आपको एक चांस है, जिस दिन एनसीएलटी आपको बताती है कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है, उसके 14 डेज के अंदर, कितने दिन के अंदर, उसके 14 डेज के अंदर व्हाट यू कैन डू, क्या कर सकते हो आप अपना सॉरी नॉट 14 डेज, जिस दिन आपको पता चलता है कि आपके एप्लीकेशन में गड़बड़ है, उसके 7 डेज के अंदर आप एनसीएलटी को क्या दे सकते हो, आप एनसीएलटी को एप्लीकेशन रेक्टिफाई करके दे सकते हो, ठीक करके दे सकते हो, यस। और अगर एनसीएलटी सेटिस्फाइड है तो सेम एनसीएलटी नेक्स्ट 7 डेज में आपके साथ क्या करेगी, कम्युनिकेट करेगी। इज दैट क्लियर? लेकिन भले ही मैंने आपको जो भी बताया, एक चीज याद रखिए, एक चीज याद रखिए, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस शुरू कब से हो गई, जिस दिन एनसीएलटी ने आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया था। जिस दिन एनसीएलटी ने आपका एप्लीकेशन किया, आपको कब बताया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस दिन आपका एप्लीकेशन एनसीएलटी ने एक्सेप्ट किया था, हम ये मान लेते हैं कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस क्या हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। इज दैट क्लियर? तो दिस इज द फर्स्ट प्रोसीजर, दिस इज द फर्स्ट प्रोसीजर कि सेक्शन 7 के अंदर हाउ फाइनेंशियल क्रेडिटर स्टार्ट्स, हाउ फाइनेंशियल क्रेडिटर स्टार्ट्स, विच प्रोसेस, लिक्विडेशन प्रोसेस फाइनेंशियल क्रेडिटर कैसे शुरू करता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सेक्शन नंबर 8। अब ऑपरेशनल क्रेडिटर को, अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर को क्या करना है, लिक्विड सीआईआरपी, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस अगर किसको स्टार्ट करनी है, ऑपरेशनल क्रेडिटर को अगर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस शुरू करनी है, सो व्हाट ही हैज टू डू, सबसे पहले उसको डिमांड नोटिस भेजना है। क्या भेजना है उसको, डिमांड नोटिस, along with the invoice, along with the invoice, right? और डिमांड नोटिस में आपको अपने पैसे क्या करने, डिमांड करने की, मैंने तेरे को इस दिन इतना सप्लाई किया था, मुझे इतने पैसे दे दे। हाँ या ना? अच्छा, एक चीज और, फाइनेंशियल क्रेडिटर के केस में एक चीज याद रखना, जहां पे क्रेडिटर कौन है आपका, सिक्योरिटी होल्डर है। कौन है, सिक्योरिटी होल्डर है। तो सिक्योरिटी होल्डर ने अगर कोई ट्रस्टी अपॉइंट किया है तो क्या वो ट्रस्टी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है सारे क्रेडिटर्स के बिहाफ पे? अच्छा, और अगर नंबर ऑफ सिक्योरिटी होल्डर एक्सीड्स अ लिमिट, अगर दूसरा ऑप्शन भी है यहाँ पे, अगर नंबर ऑफ सिक्योरिटी होल्डर अगर एक लिमिट से क्या है, ज्यादा है, तो एप्लीकेशन कौन फाइल कर सकता है, 100 सिक्योरिटी होल्डर या फिर टोटल सिक्योरिटी होल्डर के 10%, विच एवर इज लेस। रियल एस्टेट बायर्स के केस में उसी प्रोजेक्ट के 100 बायर्स या फिर 10% ऑफ टोटल बायर्स, विच एवर इज लेस, वो भी अपना एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं एज फाइनेंशियल क्रेडिटर। और बच्चों हमेशा याद रखिए, एक फाइनेंशियल क्रेडिटर अगर एप्लीकेशन फाइल करता है तो क्या दूसरे फाइनेंशियल क्रेडिटर भी उस प्रोसीडिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो एक फाइनेंशियल क्रेडिटर अगर एप्लीकेशन देता है तो हम ये मानते हैं कि दैट फाइनेंशियल क्रेडिटर इज मेकिंग एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द फाइनेंशियल क्रेडिटर, क्योंकि फायदा किसका होने वाला है, एक का होने वाला है, सबका होने वाला है। एवरीवन इज गोइंग टू बी बेनिफिटेड फ्रॉम द लिक्विड फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग्स। नाउ अब अगला देखिए ध्यान से बच्चों, सो अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर को, कौन से क्रेडिटर को बच्चों, अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर को मामला शुरू करना है, द ऑपरेशनल क्रेडिटर वांट्स टू स्टार्ट द प्रोसीडिंग, सबसे पहले उसको क्या भेजना है, सबसे पहले उसको डिमांड नोटिस भेजना है। देन डिमांड नोटिस के साथ उसको बोलना है कि इस डिमांड नोटिस का, हाँ डिमांड नोटिस में क्या लिखेगा, इनवॉइस दे देगा। ओके, अब सामने वाली पार्टी के पास, डेटर के पास क्या पहुंच गया, ऑपरेशनल क्रेडिटर ने डेटर को नोटिस भेजा, अब डेटर के पास डिमांड नोटिस पहुंच गया। अब डेटर की जिम्मेदारी क्या है, 10 डेज के अंदर डेटर को क्या करना है, सबसे पहले नंबर 1 पे कर दो, अगर पे नहीं किया तो क्या कर दो, पे कर दो। अगर तुमने बहुत पहले ही पे कर दिया है तो तुमने पे किया है, उसका प्रूफ है, प्रूफ दे दो। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, आपको लगता है कि कोई डिस्प्यूट है मनी पेमेंट को, मॉनिटरी पेमेंट को लेके या पैसे के पेमेंट को लेके, अगर किसी प्रकार का क्या है, डिस्प्यूट है, तो आप फाइनेंशियल डेटा, जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है उसको किसके बारे में बताओ, डिस्प्यूट के बारे में बताओ। लेकिन सिर्फ डिस्प्यूट के बारे में बताना है नहीं, प्लस आपको यह भी बताना है कि डिस्प्यूट की प्रोसीडिंग्स, डिस्प्यूट से रिलेटेड केस आर्बिट्रेटर के सामने, कोर्ट के सामने, किसी ट्रिब्यूनल के सामने कहां पे पेंडिंग है, कहां पे। और तीसरा, ये जो प्रोसीडिंग है कब शुरू होनी चाहिए, नोटिस आने के पहले या नोटिस आने के बाद, नोटिस आने के पहले, नोटिस आने के पहले ये सारी प्रोसीडिंग क्या हो जानी चाहिए, शुरू हो जानी चाहिए। सो 10 डेज के अंदर, 10 डेज के अंदर ऑपरेशनल, 10 डेज के अंदर डेटर को ये तीनों में से कोई एक काम करना है। नोटिस कौन सा, डिमांड नोटिस, डिमांड नोटिस आने के पहले ही प्रोसीडिंग शुरू हो जानी चाहिए, याद है ना, डिस्प्यूट से रिलेटेड।
नाउ अब ध्यान से देखिए, ये यहां पे सेक्शन 8 खत्म हो गया, अब चालू होगा सेक्शन 9। सेक्शन 9 क्या बोलता है कि अगर 10 दिन के अंदर डिमांड नोटिस विद इनवॉइस भेजने के 10 डेज के अंदर कोई भी जवाब नहीं आया, किससे जवाब नहीं आया, अपने कॉर्पोरेट डेटर ने किसी भी टाइप का जवाब नहीं दिया, तो क्या होगा बच्चों, देन ऑपरेशनल क्रेडिटर विल मूव, कहां पे जाएगा, एनसीएलटी को एक एप्लीकेशन देगा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, प्रिस्क्राइब्ड फीस के साथ। कौन एप्लीकेशन देगा बच्चों, हु विल गिव एन एप्लीकेशन, ऑपरेशनल क्रेडिटर एक एप्लीकेशन देगा। नाउ टेल मी कि एप्लीकेशन के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, व्हाट डॉक्यूमेंट यू नीड टू अटैच विद द एप्लीकेशन। सबसे पहला जो आपने डिमांड नोटिस भेजा था, डिमांड नोटिस अलोंग विद द कॉपी ऑफ इनवॉइस, सबसे पहले आप भेजोगे डिमांड नोटिस और कॉपी ऑफ इनवॉइस, उसकी कॉपी, ठीक है। सबसे पहला, ए पापा पानी देना, नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या भेजोगे बच्चों, द वेरी फर्स्ट थिंग इज व्हाट, डिमांड नोटिस, एनसीएलटी को दोगे एप्लीकेशन के साथ। उसके बाद दूसरा एफिडेविट, कि सामने वाले ने किसी भी प्रकार का क्या नहीं दिया, सामने वाले ने किसी भी प्रकार का क्या नहीं दिया, जवाब नहीं दिया, एफिडेविट। तीसरा, अगर चाहो तो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम दे सकते हो, याद है ना ऑपरेशनल क्रेडिटर वाले में ऑप्शनल था इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। चौथा, सिर्फ क्लास चाहिए, हाँ। चौथा, फोर्थ, आपका बैंक स्टेटमेंट, आपका बैंक स्टेटमेंट ये दिखाते हुए कि आपको अभी तक कोई पेमेंट नहीं मिला है। व्हाट मोर, हाँ इतना ही है, और अगर कोई और डॉक्यूमेंट है तो वो आप प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट है तो आप वो भी दे दीजिए। अब आपका केस कहां पे चला गया, अब आपका केस गया एनसीएलटी के सामने। नाउ व्हाट एनसीएलटी विल डू, सेम 14 डेज के अंदर एनसीएलटी डिसाइड करेगी। अगर सब कुछ ठीक है तो एनसीएलटी क्या करेगी, सेटिस्फाइड है कि डिफॉल्ट हुआ है तो एनसीएलटी केस एक्सेप्ट कर लेगी और आपको बताएगी। अब यहाँ पे ये नहीं बोला कि अगले 7 दिन में ही बताना है, बट यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कि बताएगी, दोनों पार्टीज को बताएगी। और अगर एनसीएलटी सेटिस्फाइड नहीं है तो रिजेक्ट कर देगी और आपको बताएगी। इस केस में आपके पास चांस है कि आप कितने दिन के अंदर, नेक्स्ट 7 डेज के अंदर अपना पेपर मतलब अपना एप्लीकेशन रेक्टिफाई करके दे सकते हो। सेम एनसीएलटी अगर एक्सेप्ट कर लेगी तो फिर से आपको बताएगी। और जिस दिन, याद रखना, प्रोसीडिंग किस दिन शुरू होती है, जिस दिन एनसीएलटी ने आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया उस दिन से हम मानते हैं कि प्रोसीडिंग क्या हो गई है, शुरू हो गई है। इज एवरीवन विद मी, क्या सब लोग मेरे साथ हैं, ओके। तो यहाँ पे सेक्शन 9 खत्म हो गया। अब मैं किसकी बात करूंगा, अब मैं बात करूंगा कॉर्पोरेट डेटर इटसेल्फ। कॉर्पोरेट डेटर सेक्शन 10 शुरू करूंगा मैं। सेक्शन 10 के अंदर क्या है, व्हाट इज अंडर सेक्शन 10, यस एप्लीकेशन क्या कौन दे रहा है बच्चों, कॉर्पोरेट डेटर खुद से एप्लीकेशन दे रहा है एनसीएलटी को, टू बिगिन व्हाट, और टू बिगिन व्हाट, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो सबसे पहले गिवन मेगन, सबसे पहले तो यू हैव टू कमिट अ डिफॉल्ट। कॉर्पोरेट डेटर ने क्या किया होना चाहिए, सबसे पहले कॉर्पोरेट डेटर ने डिफॉल्ट कमिट किया होना चाहिए। तो नंबर 1, कॉर्पोरेट डेटर ने अगर क्या कमिट किया, डिफॉल्ट कमिट किया, उसके बाद वो क्या करेगा, उसको लगता है कि यार ऑपरेशनल क्रेडिटर या फाइनेंशियल क्रेडिटर मेरे खिलाफ एनसीएलटी जाए, मेरी इज्जत खराब होगी, इससे मैं खुद ही चला जाता हूं। अपन ने स्कूल में कोई कांड किया, अपन टीचर को खुद ही जाके बताते हैं कि अपन ने कांड किया, तो पनिशमेंट थोड़ी सी कम मिलती है, थोड़ा सा नरमी के साथ पेश आते हैं। तो कॉर्पोरेट डेटर खुद चला गया एनसीएलटी में और उसने बताया कि सर मैंने डिफॉल्ट किया है, तो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में एप्लीकेशन देगा अलोंग विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस। नेम ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आपको देना ही है, नहीं यहाँ पे देना ही है ना आपको, जब आप खुद से आते हो तो आपको प्रोफेशनल का नाम देना ही है। उसके बाद दूसरा और क्या देना है बच्चों, आप अपनी बुक्स ऑफ अपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह वो दे दीजिए, और कोई भी डॉक्यूमेंट, यस। प्लस आपको स्पेशल रेजोल्यूशन का कॉपी देना है। जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन आपके शेयर होल्डर ने पास किया है कि भाई ये एप्लीकेशन फाइल किया जाए। अगर आप एलएलपी हो तो 3/4 पार्टनर्स ने जो रेजोल्यूशन पास किया आपको उसकी कॉपी देनी है। सेम आपका एप्लीकेशन चला जाएगा, एनसीएलटी 14 डेज के अंदर डिसाइड करेगी। अगर एनसीएलटी को आपके एप्लीकेशन में डाउट है तो सेम आपको एनसीएलटी क्या करेगी, रिजेक्ट कर देगी और 7 डेज का आपको टाइम देगी एप्लीकेशन फॉर्म को रीसबमिट करने का। रेजोल्यूशन प्रोसेस हम उस डेट को मानेंगे शुरू होगी जिस डेट को एनसीएलटी ने एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया था। 6, 7, 8, 9, 10 ये सेक्शन हम लोगों ने खत्म कर दिए। एंड आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू रिमेंबर द sections that we have discussed, ठीक है। चलिए, now section 12 is what, time limit। what is the time limit for completion of the process, सबसे पहले जिस दिन एप्लीकेशन एक्सेप्ट होता है, मतलब
जिस दिन CIRP शुरू होती है उसके 180 डेज के अंदर, कितने दिन के अंदर, 180 डेज के अंदर प्रोसीडिंग खत्म हो जानी चाहिए। अगर 180 डेज के अंदर प्रोसीडिंग खत्म नहीं होती तो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एप्लीकेशन करता है। किसको एप्लीकेशन करता है? एनसीएलटी को। और इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को किसने ऑथराइज किया है? 66% वोटिंग शेयर पे कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने एक रेजोल्यूशन पास किया है और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को ऑथराइज किया। किस लिए ऑथराइज किया है? एप्लीकेशन देने के लिए। इज दैट क्लियर? तो इस केस में एनसीएलटी वन टाइम एक्सटेंशन ग्रांट कर सकती है। कितने दिन का? 90 डेज का। तो 180 प्लस 90 हो गया, लेकिन बाद भी बीच में जो भी छुट्टी वुट्टी या जैसा भी हो, पूरी प्रोसीडिंग कितने टाइम के अंदर खत्म होनी चाहिए? 330 डेज के अंदर एंटायर प्रोसीडिंग शुड बी फिनिश्ड। इज दैट क्लियर? उसके बाद ध्यान देखिए, अच्छा कमिटी ऑफ क्रेडिटर में कौन होगा बच्चों? अपन जो भी कमिटी ऑफ क्रेडिटर पढ़ रहे हैं उसमें सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर का जिक्र है, ऑपरेशनल क्रेडिटर का कोई जिक्र नहीं है, ये ध्यान में रखिए। अब बच्चों सेक्शन 13 क्या बोलता है? जैसे ही एनसीएलटी क्या करता है? आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट करता है। द मोमेंट एनसीएलटी एक्सेप्ट्स योर एप्लीकेशन, व्हाट एनसीएलटी डज? यस, सबसे पहले एनसीएलटी पब्लिक नोटिस इश्यू करता है। क्या इश्यू करता है? पब्लिक नोटिस इश्यू करता है। प्लस एनसीएलटी क्लेम्स बुलाता है कि भाई मैंने कंपनी का सीआईआरपी शुरू कर दिया है, नाउ ऑल द क्रेडिटर्स जितने भी हैं वो सब अपना क्लेम्स कहां पे कर सकते हैं? वो सारे लोग अपने क्लेम्स मेरे पास कर सकते हैं, ठीक है। देन एनसीएलटी डिक्लेयर्स अ मॉरेटोरियम अंडर सेक्शन 14। सेक्शन 14 के अंदर क्या होता है बच्चों? मॉरेटोरियम डिक्लेयर हो जाता है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इन मॉरेटोरियम? सेक्शन 14 के हिसाब से जो मॉरेटोरियम होता है उसमें क्या होता है बच्चों? इट्स अ काम पीरियड। इट्स अ काम पीरियड। सुनिएगा ध्यान से, मॉरेटोरियम में क्या क्या होता है। सबसे पहला, आपके खिलाफ जितने भी सूट्स चल रहे थे, जितने भी सिविल कोर्ट्स में आपके खिलाफ क्या चल रहे थे बच्चों? सूट्स चल रहे थे। सिविल कोर्ट है, मैं क्रिमिनल कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिविल सूट की सिविल कोर्ट की बात कर रहा हूं। सिविल कोर्ट में आपके खिलाफ जितने भी सूट्स चल रहे थे, जितने भी मामले चल रहे थे, वो सब रुक जाएंगे। कोई भी नया सूट आपके खिलाफ फाइल नहीं हो सकता। अगर कोर्ट ने आपके खिलाफ ऑलरेडी जजमेंट डिक्री ऑर्डर दिया है वो एनफोर्स नहीं हो सकता, चाहे वो जजमेंट कोर्ट का हो, ट्रिब्यूनल का हो या फिर आर्बिट्रेटर का फैसला हो, कोई भी आपके अगेंस्ट एनफोर्स नहीं हो सकता। पहला। दूसरा, क्या आप अपने एसेट्स को बेच सकते हैं? क्या आप अपने एसेट्स को गिरवी रख सकते हैं? क्या क्रेडिटर आपके एसेट्स को यूज कर सकता है? क्या किसी भी तरीके से आप अपने एसेट को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं? नहीं। क्या क्रेडिटर अपना लोन रिकवर करने के लिए, अपना लोन फोरक्लोज करने के लिए आपके एसेट्स बेच सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता क्रेडिटर, नो वन कैन डू, ठीक है। लेकिन क्या नहीं से आपको जो भी इसेंशियल गुड्स और इसेंशियल सर्विसेज की सप्लाई होती है, क्या नहीं से वो रुकने वाली नहीं है। बाकी सब कुछ आपका रुक जाएगा। और क्यों रुक जाएगा? उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि एनसीएलटी ये आईबीसी का जो है ओवरराइडिंग इंपैक्ट होता है। और कहीं ना कहीं एक इंटेंशन ये भी होती है कि सारी प्रोसीडिंग रुक के जो भी मामला है वो कौन डिसाइड करे? एनसीएलटी डिसाइड करे, ठीक है। तो याद रखिए, तो मॉरेटोरियम डिक्लेयर होगा तो सारी चीजें रुक जाएंगी। अच्छा नेक्स्ट, मॉरेटोरियम कब तक पेंडिंग, कब तक चलता है बच्चों? जब तक सीआईआरपी खत्म नहीं हो जाती, या जब तक रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं हो जाता, या फिर जब तक लिक्विडेशन शुरू नहीं हो जाता, तब तक मॉरेटोरियम आपका चालू रहता है, ठीक है। नाउ हु इज दिस इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एंड व्हाट आर हिज ड्यूटीज? एग्जाम में कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आएगा कि इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कौन है और उसकी ड्यूटीज क्या है। 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। सो सबसे पहला, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एक प्रोफेशनल है हु इज रजिस्टर्ड विद IB, IBBI, Insolvency Bankruptcy Board of India, and Insolvency Professional Agency. Good news is that कि company secretaries are eligible to be appointed as Insolvency Resolution Professional. अब Insolvency Resolution Professional का evolution कैसे हुआ? सबसे पहले इसका नाम creditor suggest करता है, financial creditor, corporate person या operational creditor चाहे तो वो suggest कर सकता है, ठीक है। तो इसका नाम suggest करता है as interim resolution professional. उसके बाद एनसीएलटी क्या करता है? इसके अपॉइंटमेंट को अप्रूव करता है कि भाई ठीक है, इसके अगेंस्ट कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन पेंडिंग नहीं है, तो इसके अपॉइंटमेंट को अप्रूव कर दिया। किसने अप्रूव कर दिया? एनसीएलटी जो है वो आपके अपॉइंटमेंट को अप्रूव करता है। दैट्स नाइस। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होता है? एनसीएलटी ने अप्रूव कर दिया, उसके बाद व्हाट विल हैपन? उसके बाद आपकी ड्यूटी चालू होती है। ये सुनो, जिस दिन इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस शुरू होती है उसके कितने दिन के अंदर
कमिटी ऑफ क्रेडिटर फॉर्म करते हैं 30 डेज के अंदर। जिस दिन इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होता है या जिस दिन प्रोसेस शुरू होती है उसके कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर व्हाट डू वी डू, 30 डेज ही है ना, 30 डेज के अंदर क्या बनती है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर बनती है। और कमिटी ऑफ क्रेडिटर अपनी पहली मीटिंग में क्या करती है, क्योंकि अभी तक तो ये इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास इंटरिम का टैग था ना, तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर अपनी फर्स्ट मीटिंग में क्या करती है, इसको या फिर किसी और को क्या बना सकती है, फाइनल रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। नाउ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की या रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की ड्यूटीज क्या है, बताइए जल्दी बताइए मुझे। सबसे पहले एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यूएशन करना, कॉर्पोरेट डेटर का बिजनेस चलाना, उसके बाद एनसीएलटी को एप्लीकेशन फाइल करना, एनसीएलटी को टाइम एक्सटेंड करने का एप्लीकेशन फाइल करना, एनसीएलटी को रेजोल्यूशन प्लान, अच्छा रेजोल्यूशन प्लान इनवाइट करना, ठीक है। उसके बाद रेजोल्यूशन प्लान आता है तो वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर के सामने रखना, उसके कमिटी ऑफ क्रेडिटर उस रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव करती है तो उसको एनसीएलटी के पास फाइल करना। और उसके बाद अगर रेजोल्यूशन प्रोसेस अच्छे से चल नहीं रही है तो ये लोग अपनी मीटिंग में कमिटी ऑफ क्रेडिटर एक रेजोल्यूशन पास करेंगे और इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एप्लीकेशन देता है कि ये प्रोसेस नहीं हो रही है, कंपनी को लिक्विडेशन में लेके जाओ। यस और नो बच्चों, अरे हाँ या ना। उसके बाद इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कौन बनाता है, याद है आपको, भूल गए इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जो भी कंपनी है, ओए जो भी कंपनी है जिसका ये कॉर्पोरेट डेटर है, इसको रिजॉल्व करना है ना, इसका रेजोल्यूशन प्लान मंगवाना है, तो इसके पूरे एसेट्स कितने हैं इसके पास, इसकी लायबिलिटी क्या है, इसका बिजनेस क्या है, पूरा एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाता है। कौन बनाता है, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल पूरा इसका इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाता है। फिर जितने लोग कंपनी में इंटरेस्टेड हैं उन सबको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम देता है। तो आप लोग इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम पढ़ते हो और उसके बाद आप रेजोल्यूशन प्लान प्रपोज करते हो, क्योंकि भाई आप डायरेक्टली बच्चों, जो बंदा रेजोल्यूशन प्लान देने वाला है वो इस कंपनी में करोड़ रुपए डालेगा, तो ऐसी आंख बंद करके डालेगा या कुछ पढ़ के डालेगा कि भाई कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटी कितनी है, कंपनी की फैक्ट्रीज कहां पे है, ये सारी चीजें पढ़ने के बाद। तो ये इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाने का काम भी किसका है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए, लिखा है विद इन, यस, इसको शेल फॉर्म अ कमिटी ऑफ क्रेडिटर जिसके अंदर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होंगे, लिखा है ना। ही शेल आल्सो प्रिपेयर एन इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, देखो लिखा है, ठीक है। नाउ व्हाट इज कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, बच्चों कमिटी ऑफ क्रेडिटर क्या है, सबसे पहले फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की कमिटी है, किसकी कमिटी है, इट इज द कमिटी ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, हाँ या ना। उसके बाद सबसे पहले ये जो भी पूरी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस किसके सुपरविजन और गाइडेंस में चलती है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चों कमिटी ऑफ क्रेडिटर मेजॉरिटी जो भी है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर 51% वोटिंग शेयर से क्या करती है, सारे डिसीजंस लेती है, एक्सेप्ट फॉर द केसेस जहां पे हायर वोटिंग परसेंटेज बताया गया है। जैसे टाइम एक्सटेंड करने के लिए 66% वोटिंग शेयर बताया गया, लिक्विडेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए 66% वोटिंग शेयर बताया गया। तो जहां पे हायर परसेंटेज ऑफ वोटिंग शेयर बताया गया वहां पे हायर, नहीं तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर जितने भी है अपने रूटीन डिसीजन किससे लेती है, वोटिंग 51% वोटिंग शेयर से लेती है। हाँ, एप्लीकेशन विड्रॉ करने के लिए भी 66% ही था ना, 90% था हाँ, एप्लीकेशन अगर आपको विड्रॉ करना है तो 90% क्रेडिटर्स का आपको रेजोल्यूशन जो पास होना चाहिए था वो किसके हिसाब से होना चाहिए था, 90% वोटिंग शेयर से। एक बार अगर आपने एप्लीकेशन दिया है, अगर आपको क्या करना है उस एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकते हो ना विड्रॉ, कब विड्रॉ कर सकते हो, कब तक विड्रॉ कर सकते हो, रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव होने के पहले तक आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, रेजोल्यूशन प्लान अल्टीमेटली इस पूरे टॉपिक का इंटेंशन क्या है, हाँ जी बच्चों, इस पूरे टॉपिक का इंटेंशन एक ही है कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस अच्छे से हो जाए, कंपनी रेजोल्यूशन से बाहर आए या सीआईआरपी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस से बाहर आए। तो रेजोल्यूशन प्लान का मतलब है कि एक ऐसा प्लान जिसमें दो चीजें हो जाएं, पहला सारी डेट्स पे हो जाए, कॉर्पोरेट डेटर की सारी डेट्स क्या हो जाए, पे हो जाए, प्लस कॉर्पोरेट डेटर का बिजनेस क्या होता रहे, चलता रहे। तीसरा, डेट फ्री कंपनी, पवित्र कंपनी वापस से डिफॉल्टिंग प्रमोटर्स के पास नहीं जानी चाहिए।
कंपनी सेम मैनेजमेंट या डिफरेंट मैनेजमेंट के साथ कंटिन्यू कर सकती है। कोई डायरेक्टर सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, बट प्रमोटर सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तो बच्चों ये अपना जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, ये अपॉइंट होने के बाद व्हाट डज ही डू, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाता है और ये इनवाइट करता है। क्या करता है? ये इनवाइट करता है रेजोल्यूशन प्लान को। इंटरेस्टेड पार्टीज रेजोल्यूशन प्लान एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर देते हैं। उसके बाद रेजोल्यूशन प्लान किसको दिया जाता है? कमिटी ऑफ क्रिएटर को दिया जाता है। कमिटी ऑफ क्रिएटर सबसे सूटेबल प्लान को क्या करती हैं? एक्सेप्ट करती हैं। और सूटेबल प्लान एक्सेप्ट होने के बाद कहां जाता है? एनसीएलटी के पास जाता है। इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एनसीएलटी के पास ले जाता है। एनसीएलटी अगर इस प्लान को क्या कर ले? अप्रूव कर दे तो हम फटाके फोड़ते हैं, मिठाइयां बांटते हैं और हम बोलते हैं कि कंपनी हैज कम आउट ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। इज दैट क्लियर? उसके बाद इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है ये सारे रजिस्टर रिकॉर्ड कौन मेंटेन करता है? सब कुछ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल मेंटेन करता है। नाउ अब मैं आपसे पूछूंगा कि कब कब लिक्विडेशन की प्रोसेस शुरू हो सकती है। अब हो गया ये रेजोल्यूशन प्लान अगर टाइम पे, अच्छा हाँ, अब कब कब हम लिक्विडेशन, व्हाट आर द ट्रिगर पॉइंट्स? अगला जो डिस्कशन है, ट्रिगर पॉइंट क्या है किस चीज के लिए? लिक्विडेशन प्रोसेस को शुरू करने के लिए व्हाट आर द ट्रिगर पॉइंट्स? टाइम खत्म हो गया, एक्सटेंडेड टाइम भी खत्म हो गया, बट अभी तक किसी ने रेजोल्यूशन प्लान जमा नहीं किया। ओके, टाइम खत्म नहीं हुआ है, बट 66% वोटिंग शेयर से कमिटी ऑफ क्रेडिटर ने एक रेजोल्यूशन प्लान कर दिया है। क्या? एक रेजोल्यूशन पास किया है। क्या? कि इस कंपनी को लिक्विडिटी कम कर दो, भड़वी कंपनी, इसका कुछ नहीं हो सकता। तीसरा, रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ था, बट कॉर्पोरेट डेटर क्या कर रहा है? रेजोल्यूशन को प्लान को फॉलो कर रहा है या रेजोल्यूशन प्लान को फॉलो करने में डिफॉल्ट कर रहा है? डिफॉल्ट कर रहा है। और कुछ था? 3 केस थे, आई थिंक एक और था। तीन ही थे। ओके, सो ये 3 केस में क्या हो जाएगा बच्चों? ओए, 3 केस में क्या हो जाएगा? कैन आई से इन 3 केस में क्या हो जाएगा? एनसीएलटी विल ऑर्डर या शैल ऑर्डर? इन 3 केस में एनसीएलटी शैल ऑर्डर फॉर व्हाट बेटा? एनसीएलटी शैल ऑर्डर फॉर लिक्विडेशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। इज दैट क्लियर? अब लिक्विडेशन का जिस दिन ऑर्डर आता है, लिक्विडेशन का जिस दिन क्या आता है? ऑर्डर आता है, कितने महीने के अंदर उसके? अच्छा, एक और चीज, जब लिक्विडेशन शुरू होता है, जब क्या होता है बच्चों? लिक्विडेशन शुरू होता है तो मॉरेटोरियम खत्म हो जाता है। अब लिक्विडेशन जब शुरू होता है तो लिक्विडेशन शुरू होने के बाद कंपनी के खिलाफ कोई भी सूट फाइल नहीं हो सकती। जैसे मॉरेटोरियम में फाइल नहीं हो सकती थी, मॉरेटोरियम में तो बिल्कुल फाइल नहीं हो सकती थी। लिक्विडेशन अगर कंपनी का चालू है तो सूट फाइल हो सकती है, बट किसकी परमिशन से होगी? एनसीएलटी की परमिशन से होगी। एंड देन ये पूरा लिक्विडेशन कितने महीने में खत्म होना चाहिए? जिस दिन लिक्विडेशन कमेंस होता है उसके कितने महीने के अंदर? 12 मंथ्स के अंदर पूरे का पूरा लिक्विडेशन खत्म होना चाहिए। हाँ या ना? और आप सबको पता है जैसे ही लिक्विडेशन का ऑर्डर पास होता है बच्चों, जो वर्कमैन थे, एम्प्लॉइज थे, ये सब लोग क्या हो जाते हैं बच्चों? दे ऑल गेट डिस्चार्ज। ये सब नौकरी से अपने आप निकल जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर कॉर्पोरेट डेटर का बिजनेस क्या हो रहा है, लिक्विडेशन के बाद भी अगर कॉर्पोरेट डेटर का बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है तो फिर इनको डिस्चार्ज नहीं मिलेगा, दे विल बी कंटिन्यूइंग। ठीक है। नाउ व्हाट इज लिक्विडेशन एस्टेट? लिक्विडेशन एस्टेट का मतलब क्या होता है? कैन आई से सारे एसेट्स, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, प्लस एसेट्स में जो भी इंटरेस्ट है, एसेट में जो भी राइट है। जैसे मैंने कोई घर किराए पे दिया तो जो किराया मिलने वाला है, दैट इज व्हाट? दैट इज राइट इन द एसेट, दैट इज राइट इन द एसेट, राइट इन द एसेट्स। यस और नो? फिर डेटर, फिर जो डेट्स हैं, जो कॉर्पोरेट पर्सन के क्या हैं? डेट्स हैं, जो जो रिकवरी करनी है कॉर्पोरेट पर्सन को, ये सब क्या है बच्चों? ये सब लिक्विडेशन। ओए, व्हाट इज दिस? व्हाट ऑल दीज इज? ये सब जो है वो है लिक्विडेशन एस्टेट। और लिक्विडेशन एस्टेट जो है वो लिक्विडेटर के पास रहता है। इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अब क्या बन जाता है? लिक्विडेटर बन जाता है, और वो लिक्विडेटर इन सब चीजों को होल्ड करता है अपने पास। फॉर हुज बेनिफिट? अरे किसके बेनिफिट के लिए? क्रेडिटर्स के बेनिफिट के लिए। ये सुनो बच्चों, उसके बाद बच्चों आप सबको पता है जैसे ही अपना ये अपॉइंट होता है, कौन होता है बच्चों? जैसे अपना लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, नाउ उसकी जिम्मेदारी क्या है? लिक्विडेशन प्रोसेस जिस दिन शुरू होती है, जिस दिन लिक्विडेशन प्रोसेस क्या होती है, उसके 30 दिन के अंदर वो क्या करता है?
वो जितने भी क्रेडिटर से सबसे क्लेम मंगाता है कि किसका किसका कितना कितना है पैसा बकाया है। उसके बाद क्लेम आने के बाद, सबके क्या आने के बाद बच्चों, सबके क्लेम्स आने के बाद व्हाट द क्रेडिटर कैन डू, क्रेडिटर क्लेम्स को कंसोलिडेट कर सकता है, जो सेम क्लास के क्रेडिटर है उनके क्लेम्स को एक ही मान सकता है। दूसरा, क्लेम्स एक्सेप्ट कर सकता है, क्लेम रिजेक्ट कर सकता है, पूरे का पूरा क्लेम रिजेक्ट कर सकता है, या थोड़ा क्लेम एक्सेप्ट कर सकता है, थोड़ा क्लेम रिजेक्ट कर सकता है। और अगर आप लिक्विडेटर के डिसीजन से खुश नहीं हो, ओए लिक्विडेटर के डिसीजन से खुश नहीं हो, तो अगले 14 दिन के अंदर, कितने, अच्छा एक्सेप्ट किया रिजेक्ट किया वो कितने दिन में आपको बताएगा, 7 डेज में बताएगा, ठीक है। और अगर आप खुश नहीं हो तो अगले 14 दिन के अंदर आप कहां जा सकते हो, एनसीएलटी के पास अपील कर सकते हो। किसके डिसीजन से अगर आप खुश नहीं हो, बेटा एक मिनट, आवाज आ रही है, मैं बात कर रहा हूं। चलिए, हाँ जी। सो एक मिनट, 7 डेज, उसको क्लेम्स कितने के अंदर एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने हैं, 7 डेज के अंदर। और अगर आप खुश नहीं हो तो अगले 14 डेज के अंदर आप कहां जा सकते हो, एनसीएलटी जा सकते हो। किसके डिसीजन के अगेंस्ट, लिक्विडेटर के डिसीजन के अगेंस्ट। इज दैट क्लियर? ओके। उसके बाद क्या होगा बच्चों, एक बार आपके एसेट्स वगैरह क्या हो जाते हैं, सारे वैल्यूएशन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, आपके एसेट्स बेच के लाइबिलिटीज को क्या करते हैं, पे करते हैं, और जो भी पैसे आते हैं उसको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डालते हैं, और सारे पैसों को अपन क्या कर देते हैं, पे कर देते हैं। कौन से सीक्वेंस में, वाटरफॉल के सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, पे करते हैं। नेक्स्ट इज वॉलंटरी लिक्विडेशन। नाउ व्हाट इज वॉलंटरी लिक्विडेशन, वॉलंटरी लिक्विडेशन का मतलब की होता है, सेक्शन 59। अच्छा सुनिए ध्यान से, सो बच्चों ध्यान से देखिए, कंपनी फुल्ली सॉल्वेंट है, कंपनी क्या है, फुल्ली सॉल्वेंट, कोई दिक्कत नहीं है कंपनी में। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, जिस पीरियड के लिए आप बने थे वो पीरियड क्या हो गया है, एक्सपायर हो गया। जिस प्रोजेक्ट के लिए, जिस पर्पस के लिए आप बने थे वो पर्पस क्या हो गया है, अकम्प्लिश हो गया है। तो आप क्या कर सकते हो इस केस में, यस इस केस में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के सेक्शन 59 में आपको एक इजी वे बताया गया है। क्या बताया गया है बच्चों, अ वेरी इजी वे इज स्टेटेड, बहुत आसान तरीका बताया गया है क्या करने का बच्चों, कंपनी को लिक्विडेट करने का, हाँ या ना। नाउ हाउ डज दिस प्रोसेस बिगिन, सबसे पहले आपको क्या करना होता है। तो बच्चों ये वॉलंटरी लिक्विडेशन की प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप याद रखना। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, आरओसी को और इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को अपन एक डिक्लेरेशन फाइल करते हैं बाय वे ऑफ एफिडेविट, ठीक है। कंपनी जो है, कंपनी या कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक डिक्लेरेशन फाइल करते हैं बाय वे ऑफ एन एफिडेविट, और उस डिक्लेरेशन में पिछले 2 साल की आपको क्या लगानी है, पिछले 2 साल की आपको क्या लगानी है, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लगाना है। अगर आप 2 साल तक एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे तो जितने साल के लिए एग्जिस्ट कर रहे थे उतने साल की आपको क्या लगानी है, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको लगाना है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलना है आपको, अच्छा एक मिनट, ये लगाना है, प्लस आपके आपके अगर इंसॉल्वेंसी, ये लिक्विडेटर ने अगर आपके या किसी वैल्यूअर ने आपके एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यूएशन किया तो वैल्यूएशन की रिपोर्ट भी लगा दो। अगर किया है, नहीं किया है तो सिर्फ 2 साल का क्या लगा दो, बैलेंस शीट पी एंड एल लगा दो, किसके साथ, डिक्लेरेशन के साथ, ठीक है। नाउ अब आपने डिक्लेरेशन फाइल कर दिया आरओसी के साथ और आईबीबीआई के साथ, उसके 4 वीक के अंदर, कितने वीक के अंदर, 4 वीक के अंदर आपको 2 काम करने हैं, 4 वीक्स ना। क्या क्या काम है, पहला आपको जनरल मीटिंग में क्या पास करना है अपनी, ओए आपको जनरल मीटिंग में क्या पास करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन, और अगर आप एलएलपी हो तो 3/4 पार्टनर का कंसेंट, ठीक है। चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ध्यान से देखो, प्लस जितने भी आपके क्रेडिटर्स हैं, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने भी आपके क्रेडिटर हैं उन सब क्रेडिटर्स का आपको क्या लेना है, 66 सॉरी जितने भी क्रेडिटर्स हैं आपको कंसेंट लेना है। लेकिन किन क्रेडिटर का कंसेंट लेना है, सारे या फिर 66% इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, 66% ही ना, 66% इन वैल्यू वालों का आपको क्या लेना है, कंसेंट लेना है, ठीक है। अब नाउ जिस दिन आपने क्रेडिटर का कंसेंट लिया, जिस दिन आपने क्या लिया, क्रेडिटर का कंसेंट लिया, उसके 5 डेज के अंदर क्या करना है आपको, यस 5 डेज के अंदर व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट कि हम वॉलंटरी लिक्विडेशन में जा रहे हैं। इज दैट क्लियर?
और जिसको भी क्लेम करना है वो सारे लोग अपने क्लेम्स कर सकते हैं। ओके, पब्लिक अनाउंसमेंट के नेक्स्ट 5 डेज के अंदर क्या करना है, सॉरी नेक्स्ट 40 डेज के अंदर क्या करना है, मतलब जिस दिन आपने क्रेडिटर का कंसेंट लिया उसके 45 डेज के अंदर आपको क्या करना है, एग्जैक्टली प्रीलिमिनरी रिपोर्ट जो अपना लिक्विडेटर है। अच्छा, और जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास की उसमें आपको लिक्विडेटर भी अपॉइंट करना है ना। हाँ, 45 डेज के अंदर जो लिक्विडेटर है वो क्या बनाता है, एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट बनाता है। व्हाट ही मेंशंस इन प्रीलिमिनरी रिपोर्ट, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कंपनी के पास टोटल एसेट्स क्या है, कंपनी के पास टोटल लाइबिलिटीज क्या है, ये सारी चीजें कौन बनाता है बच्चों, ये सारी चीजें लिक्विडेटर बनाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीलिमिनरी रिपोर्ट। ये 45 डेज के अंदर बनती है। उसके बाद क्या होगा बच्चों, एक बैंक अकाउंट खोलते हैं, वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑफ XYZ लिमिटेड, एक बैंक अकाउंट खोलते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, सारे एसेट्स को बेचते हैं और सारे पैसे सारे एसेट्स को बेचेंगे, जितने कंपनी के डेटर हैं उनसे पैसे रिकवर करेंगे, ठीक है। और जो भी अनकॉल्ड कैपिटल है, कोई अगर अनकॉल्ड कैपिटल वो कॉल करेंगे, जो भी पैसा आएगा अकाउंट में डाल देंगे। सारा पैसा रिकवर होने के 6 महीने के अंदर क्या करेंगे, सारी लाइबिलिटीज को हम क्या कर देंगे, विल पे ऑल द लाइबिलिटीज, सारी लाइबिलिटीज हम क्या कर देंगे, पे कर देंगे। पे करने के बाद जो लिक्विडेटर है वो एनसीएलटी को एक एप्लीकेशन देगा, किस चीज का, डिसोल्यूशन का। किस चीज का एप्लीकेशन देगा, डिसोल्यूशन का। उसके बाद एनसीएलटी अपना ऑर्डर दे देती है डिसोल्यूशन का, एनसीएलटी देगी ऑर्डर डिसोल्यूशन का। अब इसमें एक पॉइंट लिख लेना कि एनसीएलटी जिस दिन ऑर्डर देती है उसके 14 दिन के अंदर एनसीएलटी का ऑर्डर हमको आरओसी के साथ फाइल करना है। देखो, विद इन 14 डेज ऑफ within 14 days of passing of order by within 14 days of passing of order by within 14 days of passing of order by NCLT, the copy of order has to be filed with ROC. The copy of order has to be filed with ROC. ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। उसके एक और चीज लिखना, the liquidator shall endeavor, the liquidator shall endeavor to liquidate the affairs of the company, मतलब एसेट बेच के लायबिलिटी पे कर दो कंपनी within 12 months from the date of his, एक मिनट, from the date of his appointment है, from the date of passing of special resolution, just a minute। हाँ, चलिए, हाँ लिख लीजिएगा, within 12 months from the date of liquidation commencement date, and liquidation commencement date कौन सी है, date is the date of passing of special resolution, जिस डेट को क्या पास हुआ था, जिस डेट को स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ था उस डेट को हम मानते हैं कि लिक्विडेशन क्या हुई थी। वॉलंटरी लिक्विडेशन किस दिन से शुरू हुआ था, जिस दिन स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ था, ठीक है। तो कोशिश क्या रहनी चाहिए, अच्छा एंडिएवर लिखा है मतलब कोशिश करनी है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, जब आपका डेट ड्यू है, आप पे करने के, आप पे नहीं करते तो डिफॉल्ट हो जाता है। नाउ अच्छा ये तो हो गया ना, वाटरफॉल अरेंजमेंट। सो वाटरफॉल अरेंजमेंट का मतलब क्या है, it is the sequence in which you pay your debts, right? तो जब आपका CIRP के बाद लिक्विडेशन होगा, किसके बाद लिक्विडेशन होगा, CIRP के बाद जब आपका लिक्विडेशन होता है तो आपके एसेट्स बेच के जो लाइबिलिटीज होती हैं उनको इस सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, पे करते हैं, ठीक है। नाउ सो व्हाट इज द सीक्वेंस, ये तो सबको एकदम आंख बंद करके याद हुआ होगा। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ CIRP प्लस कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन इक्वली किसके बीच में, वर्कमैन के बीच में। वर्कमैन को पूरी सैलरी है, लास्ट 2 साल की सैलरी,
लास्ट 24 महीने की सैलरी फ्रॉम लिक्विडेशन डेट के पहले की, प्लस क्रेडिटर्स जिन्होंने अपनी सिक्योरिटी को रिलिंक्विश किया था उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। ओके, तीसरे नंबर पे एम्प्लॉइज जो वर्कमैन नहीं है उनको लास्ट 12 मंथ्स का देना है, ठीक है। उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। पांचवें नंबर पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है गवर्नमेंट के सारे ड्यूज जो 2 साल के थे, पिछले 2 साल के थे, प्लस क्रेडिटर्स जिन्होंने अपनी सिक्योरिटी को रिलिंक्विश नहीं किया था, उन्होंने सिक्योरिटी सेल किया बट उनका डेट पूरा पे नहीं हुआ। अदर क्रेडिटर्स बोल तो अपने सप्लायर्स, देन देन अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और लास्ट में नंबर आता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का। और याद रखिए अगर आपने ऊपर वाले सीक्वेंस को डिस्टर्ब करने के लिए किसी भी तरह का अग्रीमेंट किया, जो लिक्विडेटर है वो उस अग्रीमेंट को डिसरिगार्ड कर देगा अगर आपने इस सीक्वेंस को क्या करने की कोशिश की, डिस्टर्ब करने की कोशिश की, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट इज वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल। इनफैक्ट चलिए बच्चों, तो सेक्शन 271 के अंदर हम स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे, वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल। प्लीज हियर एवरीवन। सो सबसे पहले नाउ सबसे पहले ग्राउंड्स, किस ग्राउंड पे एनसीएलटी आपकी कंपनी को वाइंड अप कर सकता है। कंपनी ने खुद ही एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है। दूसरा, 5 साल के आपने बैलेंस शीट या फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस अकाउंट या फिर एनुअल रिटर्न आरओसी के साथ फाइल नहीं किए। एनसीएलटी को लगता है कि अच्छा है कंपनी को खुद ही क्या कर दिया जाए, एनसीएलटी को लगता है इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल टू वाइंड अप द कंपनी, या फिर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट नहीं, हाँ आरओसी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऑथराइज किया गया बंदा, नहीं यार नहीं, ये अपना कंपनी अगर टेररिस्ट एक्टिविटीज, कंपनी हैज एक्टेड अगेंस्ट व्हाट बेटा, अगेंस्ट सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, या फिर कंपनी अपनी डेट्स को क्या करने के काबिल नहीं है, पे करने के काबिल नहीं है। इज दैट क्लियर? इन ग्राउंड्स पे एनसीएलटी ऑर्डर कर सकता है। नाउ हु कैन मेक एप्लीकेशन फॉर वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप का एप्लीकेशन कौन कर सकता है सेक्शन 271 के अंदर, क्रेडिटर्स, कॉन्ट्रीब्यूटरीज, कंपनी खुद से कर सकती है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद, देन आरओसी और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली भी कर सकती है। अब एनसीएलटी के पास पिटीशन गया तो व्हाट एनसीएलटी कैन डू, एनसीएलटी एक्सेप्ट कर सकती है, डिसमिस कर सकती है, प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट कर सकती है, वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास कर सकती है, या फिर कोई भी ऑर्डर जो एनसीएलटी को क्या लगता है, एप्रोप्रिएट लगता है। नाउ उसके बाद अच्छा अगर प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट करते हैं तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना जरूरी है। उसके बाद जो इसका ऑर्डर होगा, वाइंडिंग अप का ऑर्डर, ये भले क्रेडिटर या किसी ने भी अप्लाई किया हो, बट इट शैल ऑपरेट इन द फेवर ऑफ क्रेडिटर्स एज वेल एज ऑल द कॉन्ट्रीब्यूटरीज, इन सब के फेवर में आएगा। लेकिन कॉन्ट्रीब्यूटरीज के फेवर में कब आएगा, अगर वाइंडिंग अप में कुछ सरप्लस होने वाला है तो, अदरवाइज कोई भी फेवर में नहीं आने वाला। अब बच्चों ध्यान देखिए, अब जैसे ही क्या स्टार्ट होता है, जैसे ही वाइंडिंग अप शुरू होती है, जैसे ही क्या शुरू होती है, जिस दिन वाइंडिंग अप ऑर्डर शुरू होता है उसके 3 वीक्स के अंदर, जो कंपनी लिक्विडेटर है वो एनसीएलटी को एक एप्लीकेशन डालता है कि हमें एक कमिटी बनानी है। किस चीज के लिए बनानी है, जो इस पूरी प्रोसेस को क्या करे, सुपरवाइज करे और मॉनिटर करे। तो इस कमिटी में कौन कौन होगा, ऑफिशियल लिक्विडेटर, एनसीएलटी के द्वारा अपॉइंट किया गया एक प्रोफेशनल और सिक्योर्ड क्रेडिटर का एक रिप्रेजेंटेटिव। तो ये जो भी कंपनी का लिक्विडेटर जो भी करेगा वो किसके देखरेख में करेगा, इस कमिटी की देखरेख में करेगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद बच्चों नेक्स्ट 3 वीक के अंदर ये करना था। उसके बाद बच्चों ध्यान देखिए, उसके बाद लिक्विडेटर की जिम्मेदारी क्या है, व्हाट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ लिक्विडेटर, 60 डेज के अंदर, 3 वीक के अंदर कमिटी बन गई, वाइंडिंग अप ऑर्डर जिस दिन आया है उसके कितने वीक के अंदर, उसके 60 डेज के अंदर लिक्विडेटर को क्या करना है बच्चों, लिक्विडेटर को एक रिपोर्ट भेजनी है। किसको रिपोर्ट भेजनी है, एनसीएलटी को रिपोर्ट भेजनी है। कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं, कंपनी के पास लाइबिलिटी कितनी है, कंपनी को डेट कितनी रिकवर करनी है, कंपनी की कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी कितनी है, कंपनी के ट्रेडमार्क, कंपनी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कितनी है, क्या कंपनी, उसके बाद एक रिपोर्ट, क्या कंपनी इसलिए वाइंड अप हो रही है, क्या कंपनी इसलिए प्रॉब्लम में है क्योंकि प्रमोटर ने कोई फ्रॉड किया है फॉर्मेशन के टाइम पे, या फिर किसी ऑफिसर या एम्प्लॉय ने इनकॉर्पोरेशन से लेके अभी तक किसी भी प्रकार का क्या किया है, फ्रॉड किया है। ठीक है, उसके बाद
उसके बाद कंपनी ने किसी को कोई गारंटी वगैरह दी थी, कंपनी के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट कंपनी, उसके बाद कंपनी के खिलाफ कितने केसेस फाइल्ड हैं, इन सब की जानकारी कौन देगा? लिक्विड कितने के अंदर? 60 डेज के अंदर। और उसके साथ में प्लस ये भी बताएगा कंपनी में कोई फ्रॉड वगैरह हुआ है। उसके बाद ये भी बताएगा कि कंपनी के एसेट्स कहां कहां पर लोकेटेड है, कंपनी के एसेट्स का वैल्यूएशन कितना है, क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे कंपनी के एसेट्स का वैल्यूएशन बढ़ जाए, क्या कंपनी के बिजनेस को चलाने की कोई पॉसिबिलिटी है, ये सारी चीजें भी रिपोर्ट करेगा। उसके बाद जब तक ये वाइंडिंग अप चलती रहेगी तब तक क्या करता रहेगा? तब तक लिक्विडेटर हर 3 महीने में पीरियोडिकल रिपोर्ट्स वाइंडिंग अप की प्रोग्रेस के बारे में भेजता रहेगा। किसको भेजता रहेगा? एनसीएलटी को सारी प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजता रहेगा। इज दैट क्लियर? और जब कंपनी के अफेयर्स पूरी तरीके से क्या हो गए, वाइंड अप हो गए, तो क्या होगा बच्चों? यू विल मेक एन एप्लीकेशन फॉर डिसोल्यूशन। यस और नो बच्चों? उसके बाद अल्टीमेटली क्या करेगा? एनसीएलटी क्या कर देगा? डिसोल्यूशन का ऑर्डर दे देगा। उसके बाद जो कंपनी का लिक्विडेटर है वो डिसोल्यूशन के ऑर्डर को किसके साथ फाइल करेगा? डिसोल्यूशन के ऑर्डर को किसके साथ फाइल करेगा? आरओसी के साथ फाइल करेगा। अरे हाँ बेटा, 1 मिनट रुकना। चलिए बच्चों, ये सारी चीजें हो जाएंगी। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन? सब चीज तो एक है, कैंसर हो गया, मर गया। वाइंडिंग अप इज द प्रोसेस, इट्स अ स्टेज ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है, एंड डिसोल्यूशन इज अल्टीमेट रिजल्ट। क्रेडिटर वाइंडिंग अप के टाइम पे क्लेम्स कर सकते हैं, डिसोल्यूशन के बाद वो क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। एंड वाइंडिंग अप में जरूरी नहीं है कि मतलब वाइंडिंग अप के बाद ये जरूरी नहीं है कि डिसोल्यूशन कंपनी बंद हो जाए या खत्म हो जाए। वाइंडिंग अप में कंपनी रीस्ट्रक्चर भी हो सकती है, लेकिन डिसोल्यूशन के बाद कंपनी का एग्जिस्टेंस हमेशा के लिए क्या होता है? खत्म हो जाता है। सो ये ध्यान में रखना, एक प्रोसेस है, एक रिजल्ट है। उसके बाद कंपनीज वाइंडिंग अप रूल्स आए, क्या है इसमें? थोड़ा सा आसानी दी गई। अगर आपके डिपॉजिट्स 25 लाख रुपए, डिपॉजिट कितने के हैं? 25 लाख रुपए तक के हैं। अगर आपके पास सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन 50 लाख तक का है, टर्नओवर 50 करोड़ तक का है, या फिर पेड अप कैपिटल 1 करोड़ की है, या फिर एसेट्स 1 करोड़ तक के हैं, तो आप सारी कंडीशन अगर फुलफिल करते हैं तो आप कहाँ जा सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं लिक्विडेशन के लिए। आपको एनसीएलटी की जरूरत नहीं है। आपका पूरा जो भी लिक्विडेशन अकाउंट वगैरह है, ये सारी चीजें जो एनसीएलटी को फाइल होती थी, लिक्विडेटर किसके साथ फाइल करेगा? प्रोसीजर पूरी सेम रहेगी, बट जो कंप्लायंस एनसीएलटी के साथ करते थे वो कहाँ पे हो जाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हो जाएंगे। मीटिंग, क्रेडिटर्स की मीटिंग, कॉन्ट्रीब्यूटरीज की मीटिंग, बैंक अकाउंट, सारी जो प्रोसीजर्स है वो हमने यहाँ पे अच्छे से दी हुई है। उसके बाद सेम लिक्विडेटर क्लेम्स बुलाता है क्रेडिटर्स के, और अगर लिक्विडेटर ने आपके क्लेम्स वगैरह क्या किए, रिजेक्ट कर दिए, तो आप एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं। किसको डाल सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं डालोगे, किसको डालोगे? एनसीएलटी को एप्लीकेशन डाल सकते हो। उसके बाद लिक्विडेटर की बहुत सारी पावर्स है। वाइंडिंग अप सेक्शन 271 के अंदर, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू हो रही हो या एनसीएलटी के थ्रू हो रही है, लिक्विडेटर को ये जनरल पावर्स है। कंपनी के खिलाफ, कंपनी के बिहाफ पे जो भी केसेस है वो फाइल भी कर सकता है, कंपनी के केसेस में रिप्रेजेंट भी कर सकता है, कंपनी का बिजनेस भी चला सकता है, प्रॉपर्टीज बेच भी सकता है, प्रॉपर्टीज को गिरवी रख के पैसे भी क्या कर सकता है? रेस कर सकता है, और वो सारी चीजें कर सकता है जो कंपनी के लिक्विडेशन के लिए क्या है? जरूरी है। इज दैट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? सो हमारा ये चैप्टर, कौन सा चैप्टर बच्चों? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड कम्स टू एन एंड। आई होप कि आपको इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस आया होगा। आई होप, देखो मैंने तो अपना रोल निभा दिया है, और इतना करने के बाद भी अगर आप एग्जाम में फेल होते हो तो सच में डूब मरने वाली बात होगी। मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं, बट सच में मैं तुमको बोल रहा हूँ, डूब मरना। अगर इतना करने के बाद भी अगर आप एग्जाम में क्या हो रहे हो? फेल हो रहे हो। अच्छा, एक काम बस कर लेना मेरे एब्सेंस में, इसकी जो राइटिंग प्रैक्टिस जो अपनी छूटी हुई है, एक एक दो दो लाइन बस वो कंप्लीट कर लेना, ठीक है? सो प्लीज, मैं चलिए, हाँ हाँ, इसके बाद आपको एक चैप्टर खुद से करना है। देखिए उसमें चार्टर्ड डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सो अगले 3-4 दिन में
चार या पांच लेक्चर्स ही हैं, वो लेक्चर्स आप खुद कर लेना, मतलब मैं आपको रिकॉर्डेड देके जाऊंगा, अच्छे बहुत क्वालिटी वाले लेक्चर्स है, यू विल अप्रिशिएट, तो वो आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। चलिए, हाँ हाँ मैम आज डालेंगी, मैम रोज का एक लेक्चर डालेंगे शायद मैम, ठीक है। या जेआईजीएल में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ करना है, एसबीसी में आपको चार्टर डॉक्यूमेंट 1, चार्टर डॉक्यूमेंट के अंदर 2 चैप्टर है, 1 और 2, आपको सिर्फ कौन सा करना है, आपको सिर्फ 1 करना है, ठीक है। हाँ, विल मिस यू टू मानवी, टेंशन मतलब अपन तो कनेक्टेड रहेंगे व्हाट्सएप से, एंड व्हाट्सएप मेरा 24 घंटे चालू रहेगा, ठीक है। सो यू कैन ऑलवेज आस्क डाउट्स, व्हाटएवर प्रॉब्लम्स यू हैव यू कैन ऑलवेज डिस्कस। आज मैंने नेटफ्लिक्स खरीद लिया है, सो मनी हाइस्ट देखना है हिंदी में, हिंदी वाला है ना, मैंने उसलिए खरीदा है। चलो एनीवे, एसएलसीए में मैं अभी एक बार चेक कर लेता हूँ, मैं एसएलसीए में वो चैप्टर देखता हूँ जिसमें अमेंडमेंट ना हो, एक भी अमेंडमेंट ना हो, मैं वो चैप्टर देखता हूँ। यस राघव, आई विल एंजॉय, आई विल मिस यू ऑल, बहुत याद आएगी आप लोग की, बट आप लोगों से दूर नहीं जा रहा हूँ, डोंट वरी। यस यस, अपना ध्यान एकदम अच्छे से रखूंगा, तुम्हारा सिलेबस खत्म किए बिना कुछ नहीं होने वाला मेरे को। चलिए, प्लीज एवरीवन टेक केयर, थैंक यू प्रिया, थैंक यू चेतन, थैंक यू वैभव मेरे भाई, लव यू ऑल, मिस तुम लोग की बहुत याद आएगी। चलो, यस यस, राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे, सब चीजें करेंगे, चलो। हाँ बोल भाई राघव, जल्दी बोल। डोंट वरी मानवी, मैं हूं साथ, टेंशन क्यों लेती हो, जल्दी बोल भाई।